कॉपीइंग इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंस आप कह लें इसको, ठीक है। इस तरह की जितनी ट्रेड्स हैं, एक चीज तो हमने जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी डिस्कस्ड एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करने वाला एक हमने गेम हमने देखी, चेस की मिसाल दी, ठीक है। जिस तरह से एक जो गेम है, अवेलेबल मूव्स जो सी हैं वो अपने जहन में अपने प्रोसेसर में रखिए, जो भी ऑप्शन थी उसमें वो मूव या कोई चाल चलता था, कोई मूव खेलता था। चेस की गेम्स हो गई इसी तरह से, जिसमें एक यूजर कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलता है, तो कंप्यूटर नोज ऑल द पॉसिबल रिमेनिंग मूव्स अ डाइस कुड टेक। सेकंड नंबर पे हमने कहा था मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में कोई बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी कि आपको जिस तरह कल कहा गया था कि बेसिक सिम्टम्स अगर किसी चीज़ के बताएं, तो वो मेडिसिन जिसमें वो तमाम सिम्टम्स पाई जाती हैं उसको हम सेट्स बना के, तो उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन रीजन है वो हम बता सकते हैं कि दिस कॉमन इंटरसेक्शन रीजन कुड बी व्हाट, क्या हो सकता है, वो आपका एक जो भी मेडिसिन आ रही है वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मशीन कैन डू द सेम थिंग एज वेल। देन देयर कम्स सेकंड चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद लिंग्विस्टिक्स एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर है जो एड्रेस करती है कौन सी चीज, एआई। लेट मी सी इफ देयर इज समथिंग एल्स जो हम इसको भी एड्रेस करें, फिर मैं इम्पैक्ट की तरफ आ जाऊंगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में एआई किस तरह से हेल्प करता है? लिंग्विस्टिक्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज, बोलने के साथ ताल्लुक रखता है, जो लैंग्वेज यानी कि स्पीच रिकग्निशन के तौर पे काम करता है। स्पीच रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन एक ही चीज़ है। जब आप वॉइस रिकग्निशन एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है जो सिर्फ आपकी आवाज़ पहचानता है, जो बायोमेट्रिक्स के लिए काम कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, स्पीच रिकग्निशन में, तो आपको एक कॉमन सेंटेंसेस होते हैं वो बोलने होते हैं, ठीक है, और उन कॉमन सेंटेंसेस की बेस के ऊपर वो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर रही होती है। इसी तरह से जिस तरह से ओ यार क्या नाम है उसका फ़ोन में सिरी होती है, मैं आपको ना उसके अंदर एलेक्सा होती है, क्या नाम है यार उसका, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की कोर्टाना है आई गेस्ट, ठीक है, वो कोर्टाना है, एलेक्सा है, और इसी तरह सिरी है। मैं उस टीचर का सोच रहा हूँ जो इंडियंस ने डिप्लॉय किया हुआ है यूज्ड इन ग्रेड 6 टिल पता नहीं कौन सी ग्रेड में वो उस रोबोटिक टीचर को इस्तेमाल करते हैं, और उसका उन्होंने कोई नाम रखा हुआ है, पता नहीं माधुरी नाम है, पता नहीं क्या नाम, आई डोंट नो, कोई इंडियन नेम ही है उसका, मेरे जहन में नहीं आ रहा। इट स्टार्ट्स विद एस, सुहाना, अजीब सा एस सा कोई नाम है, और आखिर में ए आता है, स्टार्टिंग में एस आता है, तो ऐसा कोई नाम है उस फीमेल रोबोट का, ठीक है। तो लोग उससे तकरीबन इट नोज मोर देन आई गेस 67 लैंग्वेजेस उसको आती हैं। हर लैंग्वेज में वो इंटरनेट की हर वो चीज़ जो आप प्रोसेस कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो उस लेवल के ऊपर क्लास 6 के लेवल पे आके उस सवाल का वो जवाब देती है हर तरह की लैंग्वेज के अंदर। सो इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव थिंग जो लिंग्विस्टिकली एक चीज़ अचीव की जा सकती है। जैसे आप में से कुछ बच्चे कल कह रहे थे कि कल ऐसे तो सर फिर टीचर्स भी क्या होंगे, एक टाइम बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो फिजिकल टीचर्स है नेचुरली उनका भी एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बात क्या नहीं, क्योंकि हम एआई में जब वो चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, ट्रांजिशंस आ रही हैं चीज़ों के अंदर, ठीक है। मुझे भी इतनी तेज़ी से नहीं आ रही, बट देयर विल बी अ टाइम जब चीज़ें क्या करेंगी, ट्रांजिट करेंगी, ठीक है ना। सो लिंग्विस्टिक्स में वॉइस रिकग्निशन and voice synthesis techniques are already developed and in use. One example is if you phone a helpline where you might be answered by a computer. आप क्वेश्चंस पूछते हैं, you will get answers based upon only the computer can talk to you. Computer will talk to you. इंटरनेशनल कंट्रीज में इस तरह से होता है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो कोई बंदा आपसे बात नहीं करता, आपकी बात को पहले क्या किया जाता है, इट्स वेरी इजी, चैट जीपीटी आपको जिस तरह से रिटन आंसर देता है उसी तरह से ओरल आंसर भी वो आपको दे सकता है। बेस्ड अपॉन आपने टेलीफोन कंपनी को कॉल किया तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे जी कपड़े कैसे धोने हैं, आप उससे अपने नेटवर्क के बारे में बात पूछेंगे। अगर आपने किसी आईटी कंपनी को कॉल किया तो यू विल बी आस्किंग अबाउट आईटी रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज वो कहेगा कि जी आप योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, यू कैन ओनली आस्क दोज क्वेश्चंस व्हिच दे हैव द आंसर्स ऑफ, जिनके आंसर्स उनके पास होंगे उसके अलावा कोई सवाल पूछेंगे तो जनरेट नहीं कर पाएगा। तो मीन्स दैट द सिस्टम शुड हैव एटलीस्ट अ डिटेल्ड नॉलेज बेस। आपकी जो अकल है, आपकी जो मेमोरी है, इसको कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, नॉलेज बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉलेज बेस कहा जाता है। तो जितना नॉलेज बेस या रूल बेस स्ट्रांग होता है, उसके बाद जो एल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं ना, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस इंजन।
लाइक यहां पे आता है यूजर, यूजर यहां से बात करता है अपने उस मशीन के साथ, मशीन के पास क्या चीज होती है, एक रूल बेस एंड नॉलेज बेस होती है। ये रूल बेस को या नॉलेज बेस को वैल्यूज रिटर्न देती है, यहां से ये वैल्यूज किधर जाती हैं, वापस इसके पास आती हैं। यहां पे इस इट इज नोन एज इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस यानी कि आपके क्वेश्चंस की बेस के ऊपर ये रिजल्ट्स को डिडक्ट करती है, रिजल्ट्स को डिड्यूस करती है, निकालती है उन रिजल्ट्स को, और उसी बेस के ऊपर आपसे फिर वो इंटरेक्ट कर रही होती है। समझ आ रही बात की? तो जितना डिटेल्ड नॉलेज बेस होगा, यानी कि ये क्या आ गया, एआई आ गया, ये क्या आ गया, डेटा साइंस आ गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द टेक्निक्स ऑफ डेटा साइंस। कैसे आप डेटा इकट्ठा करेंगे, कैसे फिल्टर आउट करेंगे, सो दैट इफ द स्टूडेंट आस्क अबाउट आईटी, दो नॉट ऑल द नॉलेज बेस इज चेक्ड, ओनली द आईटी रिलेटेड डेटा इज चेक्ड। इफ समवन इज टेकिंग डिटेल्स ऑफ एनी केमिकल्स, तो सिर्फ केमिकल्स वाले नॉलेज बेस में जाना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, बिजनेस रिलेटेड सवाल हैं, तो सिर्फ उसी की नॉलेज बेस में एड्रेस करना चाहिए। तो डेटा बेस आपका जितना डिटेल्ड होगा, उतनी मेमोरी अच्छी होगी, उतनी मेमोरी अच्छी होगी, उतना जवाब अच्छा निकलेगा, उतना एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जितना नॉलेज बेस डिटेल्ड होगा, उतना ही आपके रूल्स ज्यादा डिफाइन होंगे, अच्छे रूल्स डिफाइन होंगे। इन्फ्रेंस इंजन का एल्गोरिथम जितना अच्छा होगा, उतने आपके यूजर को रिस्पॉन्सेस अच्छे मिलेंगे। यह आपका इनपुट आएगा और यहां से आपको इसका आउटपुट जनरेट होगा। अब ये ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है, जैसे नहीं लोगों ने वो अपना एक असिस्टेंट क्या बोलते हैं, जो साइड टेबल पे एक माइक टाइप की चीज रखी होती है, जिससे बात करते हैं, रिप्लाई करते हैं, मूवीज में भी अक्सर दिखाते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, एलेक्सा। यस, एलेक्सा बोलते हैं ना उसको। गूगल का जो एलेक्सा है, कोई भी चीज पूछेंगे तो आपके टाइम टेबल मैनेज करता है, अलार्म के तौर पे, घड़ी, असिस्टेंट, सब चीजें वही एक्ट कर रहे हैं। जस्ट नीड्स व्हाट, उसको सिर्फ क्या चीज चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है, मतलब मोबाइल डेटा, इंटरनेट चाहिए होता है, वाईफाई चाहिए होता है और चार्जिंग चाहिए होती है उसको। कुछ मूवीज में तो उसको ये भी दिखाया जाता है कि वो आपकी बातें सुन रहा है और जो हैकर है वो आपकी बातें उधर से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इट इज एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एनीथिंग दैट इज एक्सेसिबल बाय द इंटरनेट इज प्रोन टू साइबर अटैक्स। समझ आ रही है कि नहीं? तो लिंग्विस्टिक्स की मैंने आपको मिसाल दी थी कि आप एक ऑटोमेटिक जनरेटेड हेल्पलाइन के साथ भी बात कर सकते हैं और आपको बताएगी, प्रोवाइडेड दैट यू आंसर द क्वेश्चंस क्लियरली, you ask the questions clearly, the computer might be able to identify the needs and pass you या direct you towards the कह लें कि maybe direct you to an appropriate person who is needed for your response। आपको सिर्फ उस बंदे के साथ डायरेक्ट कर दे जिसका आपको साथ। अभी तो हम क्या करते हैं, बटन दबा देते हैं ना, इंग्लिश में बात करने के लिए 1 दबाएं, उर्दू में बात करने के लिए 2 दबाएं, ऐसे ही होता है ना। आप अपनी नॉर्मल कंप्यूटर से गुफ्तगू करके they can direct you towards the appropriate human, appropriate person with whom you are concerned with। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? आपको डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑडियो के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। क्या ख्याल है? लेट्स से इफ यू आर ड्राइविंग एंड टॉकिंग टू समवन, आपको बटन शटन दबाने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी, आप ऑडियो बेस्ड कॉल पे बात कर रहे होंगे सारी। लिंग्विस्टिक्स का हो गया। देन देयर कम्स एक और चीज, परसेप्शन। ट्रेडिशनली परसीव करना, चीजों को किस तरह से परसीव करना, ठीक है। ट्रेडिशनली रोबोट्स हैव बीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। Here the robot is programmed to perform repetitive tasks. The action of the robot each time is triggered by some mechanism। अभी सुननी है बात है। However, if anything unexpected happens, the robot continues to operate as normal regardless of any damage being used or damage being caused। कुछ भी अब मेनली परसीव करना किसी चीज को, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट अ रोबोट, रोबोट किस तरह से काम करता है, रोबोट क्या करता है, जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत सी जगहों में जाना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, या इसी तरह से कोई काम, मिसाल के तौर पे इंसान के साथ एसोसिएटेड बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे आपका मूड की बात है, आपको भूख की बात है, क्या ख्याल है? मूड की भी बात है और हमें भूख की भी बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? इन तमाम चीजों को जब, और इसी तरह से हम लोग क्या है, ठंड हमें लग सकती है, क्यों महद? हमें क्या लग सकती है? ठंड लग सकती है। रोबोट को ठंड नहीं लगती है। तो ये तमाम, हाँ, वो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो सकते हैं। आप मटेरियल चेंज करके जिस मर्जी आप उनको लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? रिजल्ट्स जितने भी होते हैं, मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मशीन प्रोडक्शन के अंदर वो इस्तेमाल, मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं
ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि आप जब फिजिकल कोई केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट मिसाल के तौर पे करें, कोई केमिस्ट्री लेता है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए हैं, आपकी लैब के अंदर मैं 6 तरह के रोबोट्स लिखूं, 6 के 6 के रिजल्ट्स क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स क्या आते हैं केमिस्ट्री लैब में, डिफरेंट आते हैं, और हर दफा आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका अपना रिजल्ट क्या आ रहा होगा, कुछ वैल्यू प्लस माइनस में आ रही होती है। तो रोबोट्स के अंदर क्या होता है, कंसिस्टेंसी अचीव होती है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए मशीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रोबोट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, सो दैट जितने भी मॉड्यूल्स डेवलप मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कैसे हो, एक ही तरह के हो। ऐसे ना हो कि यार मेरी वाली रोल्स रॉयस बड़ी मजे की है, तुम्हारी वाली बेकार है। समझ आ रही बात की कि नहीं? तो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स मेजरली कर रहे होते हैं। स्प्रेइंग के अंदर पेंट करना, वेल्ड करना, ये सारा कौन काम कर रहे होते हैं, रोबोट्स कर रहे होते हैं। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? क्लियर होगी बात? सबसे जो डेंजरस और मजे की भी चीज, जो कंपनीज ऑटोनोमस रोबोट्स की तरफ वो जो जा रही हैं कि जिनकी परसेप्शन एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे ह्यूमन बीइंग की है। क्या महसूस किया? मैंने आपका हाथ पकड़ा और मैंने खींचा आपको। समझ आ रही है कि नहीं? कान आपके क्या कर रहे हैं, आंखें क्या कर रही हैं, आपको टच की सेंसेशन भी हुई, साइट की सेंसेशन भी हुई, कैमरास, सेंसर्स, प्रेशर भी, इंफ्रारेड भी, क्या ख्याल है? इसी तरह से सुनने वाला माइक, बोलने वाला स्पीकर, सोचने वाला एआई प्रोसेसर, इंटरनेट से डेटा अवेलेबल है। यू हैव लेस डेटा, बहुत ज्यादा डेटा है ना इसका, अनफिल्टर्ड डेटा है। इसको फिल्टर कर ले एल्गोरिथम्स बना के, आपको पता होगा, रोबोट को पता होगा कि किस सवाल का कैसा जवाब देना है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर आप उससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो इट विल मेक इटसेल्फ रेडी टू फाइट। इफ यू आर बीइंग फ्रेंडली तो वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा। समझ आ रही बात ही कि नहीं? ऐसे नहीं फ्रेंडली हाँ ठस मार दी उसको, ऐसे नहीं, वो नोट करेगा कि ये मेरे साथ कर क्या रहा है। सो ये बिहेवियर आप रोबोट को सिखा सकते हैं। दिस इज परसेप्शन। जब ऑटोनोमस रोबोट्स बनेंगे तो वो आपके वॉर्स में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो वॉर में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक आईडी जनरेट की जा सकती है अपने वॉरियर्स, अपने सोल्जर्स की, ये अपना सोल्जर और ये अपना सोल्जर नहीं, तो रास्ते में जो भी दूसरा आएगा उसको क्या करेगा, वो उड़ा देगा। जैसे मैंने कहा था कि आपका प्रोसेसर किधर है, दिमाग में है। रोबोट का प्रोसेसर नेसेसरीली दिमाग में नहीं होगा। आपका वेपन किधर होता है, हाथ में। रोबोट का नेसेसरीली हाथ में ना, उसकी आंख में बुलेट हो सकती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? उसकी आंख में बुलेट हो सकती है, उसकी गिट्टे में बुलेट हो सकती है, उसकी किसी भी जगह बुलेट हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? सेंसर्स लग सकते हैं, आप जितना मर्जी छुप जाएं, आप दीवार के पीछे छुपे हो, वो आपको सेंस कर लेगा, बता देगा आपकी मूवमेंट की बेस के ऊपर। आपकी ऑडियो जो कान नहीं सुन सकते, रोबोट सुन लेगा उस चीज को। स्कैनर्स लगा दे, रोबोट को पता लग जाएगा कि जी, ये इसीलिए ना थर्मल सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं। जैसे एक सांप निकालता है, थर्मल सेंसर्स यूज करता है, इंफ्रारेड सेंसर्स। समझ आ रही बात की? तो वो जब चीज डेवलप हो जाएगी तो बहुत सारे काम, जब परसेप्शन एक रोबोट की स्ट्रांग हो जाएगी, परसेप्शन एक रोबोट की स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑटोनोमस फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। फिर जितनी मशीन्स काम कर रही है, इंसान जहां जहां पे अभी भी चल रहे हैं, वो फिर बीच में से क्या होते रहेंगे, फिल्टर आउट होते रहेंगे। क्लियर हो रही बात? मैंने एक वीडियो देखी थी, इट वाज अ कॉन्सेप्ट वीडियो इन व्हिच रोबोट्स वर डेवलप्ड, रोबोट्स वर मेड फॉर कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, एंड द स्पीड इन व्हिच द रोबोट वाज कटिंग द क्रॉप्स, इट वाज बहुत ज्यादा, कह लें कि बता सकते हैं कि एक वो कार्ट पुलर कितनी देर में यहाँ से मिसाल के तौर पर मोटरवे तक जाएगा, और एक गाड़ी कितनी देर में जाएगी यहाँ से मोटरवे तक। गाड़ी मैकेनिकल मशीन की मिसाल है। अगर रोबोटिक मशीन की बात कर लूँ तो मैकेनिक्स भी उसी में है और इंटेलिजेंस भी उसी में है। यू डू नॉट नीड टू बी द ड्राइवर, द मशीन विल इटसेल्फ ड्राइव। इट विल बी इंटेलिजेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एंड इट इज, you know that it is not difficult to make a robot which acts as an obstacle avoider के तौर पे काम कर सकते। आर्टिफिशियल लिम्स बना सकते हैं आप, प्रोस्थेटिक लिम्स जिस तरह से बनाते थे डॉक्टर्स, आर्टिफिशियल लिम्स बना सकते हैं। क्या ख्याल है, किस चीज की जरूरत है? यू नीड मशीनरीज जो इस तरह की चीजें बनाए। देन यू नीड a centralized microcontroller circuit in which you program it। उस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर पे कन्वर्ट किया जाए उस आईसी में,
वो आईसी आप मशीन में लाके क्या करें, कनेक्ट कर दें। जब वो कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ, देन व्हाटएवर प्रोग्राम यू हैव इंसर्टेड इनटू इट, व्हाटएवर प्रोग्राम यू हैव रिटन इनटू दैट माइक्रो कंट्रोलर आईसी, ठीक है, द सेम टास्क द रोबोट इज गोइंग टू परफॉर्म। If you have asked it to avoid the, let's say, avoid the obstacle, it will just go according to its own pattern until and unless there comes an obstacle. Obstacle आएगा, according to your program, it will turn right or it will turn left. जो भी आपने उसको बात बताई थी। Line followers होते हैं, obstacle avoiders होते हैं, हीट सेंसर रोबोट्स होते हैं, हीट के पीछे जाते हैं। हीट जितना ज्यादा होती है, एक सर्टेन लेवल से हीट इंक्रीज करती है, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशिंग शुरू कर देंगे वो। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो ऐसे फायर एक्सटिंग्विशन के लिए लग सकती है कि नहीं लगनी चाहिए, बनने चाहिए ना ऐसे। सोचें आपके कोई चहीते किसी जगह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो, तो आपको तो क्या ख्वाहिश होगी कि यार यहाँ पे कोई भी जाए और बचा ले। इंसान तो जा नहीं सकेगा क्योंकि वो तो हीट सेंसिटिव है, मशीन जा सकती हैं उसमें। मेरी बात अंडरस्टैंड करें कि मशीन जा सकती है। खैर, यहां तक समझ आ गई? ड्राइवरलेस कार्स की मैंने बताई है, ये परसेप्शन से ही एक एग्जांपल आती है, ठीक है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस तरह की जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं होगी बट रोबोट चलेंगे। रीजनिंग इज वन ऑफ द तीसरा मैंने बताया, परसेप्शन, चौथा reasoning. There are examples of AI, applications of AI, where a program has been able to draw inferences, reach to the conclusion based upon the evidence, ठीक है। You can say that कि criminal, या कह लें कि injustice, justice की field के अंदर भी conclusion evolve करना based upon the facts जो उसको फीड किए जाए। जज क्या करता है? जज यही करता है ना, लॉस को मेमोराइज करता है, फैक्ट्स देखता है, उसके हिसाब से जो फैक्ट जिस लॉ के हिसाब से उसके हक में है या उसके अगेंस्ट है, वो बता देता है कि आपको इसके खिलाफ इस तरह से सजा मिल सकती है, ये मिलेगी। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है कि नहीं? जज नॉर्मली ये जो जितने काम होते हैं, लॉस तो बहुत ज्यादा सारे हैं, जज को सारे लॉज इसी पॉइंट पे याद नहीं होते, आपको पता है इस बात का। जैसे डॉक्टर ने तो कितनी मेडिसिन याद की होती हैं, लेकिन सारी मेडिसिन उसको हर लम्हे याद नहीं होती हैं, सिर्फ वही होती है जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही होती है, जो फ्रीक्वेंटली बीमारियां चल रही होती हैं। डॉक्टर्स को पता है, आदत हो चुकी होती है कि जनवरी में कौन सी बीमारी आएगी, कौन सा टाइम मेरा सीजन लगेगा। समझ आ रही है कि नहीं? जब देखें, एक की यहाँ पे मुसीबत, दूसरे की वहां पे ब्लेसिंग, ठीक है। एक बीमार होगा तो तभी डॉक्टर के पास जाएगा ना, एक क्राइम करेगा तो ही लॉयर के पास जाएगा ना। तो क्राइम ही ना हो तो लॉयर होगा नहीं होगा, बीमार ही नहीं होगा तो डॉक्टर होगा नहीं होगा। तो एक तरफ कोई प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उसका रेमेडी है, ठीक है। इसी तरह से जब आप रीजनिंग की बात करते हो तो रीजनिंग में इवॉल्व करना एक आंसर को बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स आंसर इवॉल्व करना। अब आंसर इवॉल्व करना मेरा ख्याल है जस्टिस वाली फील्ड में बहुत ईजी है ये, कि तमाम असूल बताना उसको, तमाम असूल बताना उसको, और उन असूलों की बेस के ऊपर, क्या ख्याल है, उन असूलों की बेस के ऊपर आप उसको बताएंगे जी इस बंदे ने ये क्राइम किया है। अब वो सारे क्राइम लिखेगा अपने पास, क्या सिचुएशन थी जिसमें ये क्राइम, ऑल बातें लिख के बताएगा जी इसके हिसाब से इसको क्या क्या वो होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्या क्या सजा होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई, ऑल्दो इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, बट इट कुड बी enhanced, it could be made better, etc. ठीक है। और यूं भी किया जा सकता है कि हो सकता है मशीन तो चूंकि फीलिंगलेस होती है ना, बड़े कह लें कि एक कोल्ड रिप्लाईज दे सकती है मशीन आपको। जैसे कल मैंने कहा था मेडिकल डायग्नोस्टिक का, अच्छा तो मर जाओ फिर, रिमेंबर कोल्ड रिप्लाईज बताए थे मैंने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मेडिकल डायग्नोस्टिक में अगर एक बंदा आता है उसको बोलता है मुझे ये भी बीमारी है, मुझे वो बीमारी, ये बीमारी, अब वो देखता है और वो जो इंटरसेक्टिंग सेल, वो जो रीजन है वो क्या है, ही विल डाई। तो डायरेक्ट आपको रोबोट क्या बोलेगा, यू विल डाई। डॉक्टर कभी बोलता है आपको ऐसे? नहीं बोलता इस तरह से। तो जो रोबोट का जो ड्रॉबैक है, रिप्लाईज कुड बी समटाइम वेरी कोल्ड बेस्ड अपॉन मेडिकल डायग्नोस्टिक में। कंप्यूटर तो रोबोट या कंप्यूटर क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये तो बेस्ड अपॉन उन फैक्ट्स के आपको एक कंक्लूजन देगा ना। आप उसको बताएं मुझे ये भी मसला है, मुझे वो भी मसला है, मुझे ये भी है, ये भी है, वो भी है। वो जब सारे मसला सुनेगा फिर वो अपना सर्च इंजन निकालेगा,
सर्च इंजन में अच्छा ये मसला हो तो इसके आफ्टर मैथ इसका क्या आउटकम है, इसका इससे क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, उससे सारी बता के एट द एंड बोलेगा कलमा पढ़ ले। ठीक है, तो ये एक जो है ना मशीन के कोल्ड रिप्लाईज बहुत। इसी तरह से अगर जस्टिस सिस्टम में डिप्लॉय किया जाए इसको बेस्ड अपॉन रीजनिंग की बेस के ऊपर, तो जजेस को निकाल के तो वकालत वाले वकील जो है ना, मैं अपना एआई वकील जनरेट कर लूं अगर, ठीक है, किसी से फाइट करने के लिए एक फिजिकल वकील के साथ मैं अपना आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट वकील प्रोड्यूस कर लूं, वो दुनिया में मौजूद जितने भी केसेस गुजर चुके होंगे उन तमाम केसेस को सामने रेफरेंस पे लाएगा, बोलेगा, फाइट करेगा उसके साथ, फिर केस लड़ेगा फिर हमारा। बात समझ आ रही है कि नहीं? दो तरह के कवानीन होते हैं, एक कवानीन वो होते हैं जो किताब में लिखे जाते हैं और एक कवानीन वो होते हैं जो पास्ट जज ने सेम केस हुआ था पुराने किसी जज ने उसके केस में ये रिप्लाई अगर कोई फैसला किसी के हक में दे दिया तो इट इज टेकन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एविडेंस इन द नेक्स्ट केस कि पास्ट में भी ऐसे हुआ था, उस जज ने जो ना ये फलाने के हक में दे दिया था। समझ आ रही मेरी बात है कि नहीं? ईमान आप सुन रहे हैं? फलाने के हक में दे दिया था। तो रीजनिंग में ये होता है कि जो आपका एआई जनरेटेड लॉयर होगा उसके पास तो इस तरह के तमाम पास्ट के क्या होंगे, केस स्टडीज होंगी उसके पास, उनके फैसले उसके पास याद होंगे, हू बहू सेम फैसले याद होंगे। क्या ख्याल है? समझ आ रही बात है कि नहीं? नहीं समझ आई? आ गई है चीजें? मैं फिर बहुत डेंजरस देख रहा हूं, एआई का बहुत डेंजरस सीन देख रहा हूं मैं। फायदा भी है और वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी इसकी, वल्नरेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि आप जब आर्टिफिशियल हैंड बना सकते हैं, रोबोट पूरा बना सकते हैं, आर्टिफिशियल स्किन बना सकते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के नहीं तो आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, फिर आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा पूरा का पूरा। क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के नहीं? सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, रिसर्च के, फिजिक्स की रिसर्च जो लोग मास्टर्स लेवल पे जाके रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो मशीन को तमाम फार्मूला सिखा दिए जाएं तो आपको जितना टाइम लगता है एक कंक्लूजन तक पहुंचते हुए, मशीन बहुत जल्दी पहुंच जाती है, उस तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, सो रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो सकती है। मैंने जस्टिस सिस्टम की रीजनिंग भी बताया, इवॉल्व करना रिजल्ट्स को बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स अवेलेबल। ठीक है ये बात कि नहीं? मैथमेटिक्स में जितने मैथमेटिकल थ्योरम्स होते हैं वो यही वाले थ्योरम्स होते हैं ना। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कोई सर्कल का कोई थ्योरम आप प्रूफ करते हैं A2 में, ठीक है, आप उसको कहते हैं शो दैट, प्रूफ दैट। तो मशीन को आप तमाम मैथमेटिक्स सिखा दें कि ये भी रूल है, ये भी, क्योंकि मैथ्स क्या है? इट्स बेसिकली रूल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज मैथ्स? अलजेब्रा क्या है? रूल्स। x प्लस एक्स ऐड हो सकता है, x प्लस एक्स स्क्वायर ऐड नहीं हो सकता। तो वो तमाम रूल्स आप उसको सिखाएं और उसके बाद उससे कोई भी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करवाएं, आपसे ज़्यादा चांसेस होंगे वो करेक्ट आंसर आपको देगा। क्या ख्याल है? क्योंकि हम एक वक्त में बहुत सी कम चीज़ें सोच सकते हैं, मशीन एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच सकती है और बता सकती है कि इस वक्त कौन कौन से एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ की जगह सब्स्टिट्यूशंस क्या क्या की जा सकती है। क्या ख्याल है? बहुत सारे इस तरह की इक्वेशन अभी अनएक्सप्लोर्ड है, वो आगे एक्सप्लोर होने लग जाएंगे फिर, क्योंकि मशीन ऑल पॉसिबल, जैसे पाइथागोरस ने कोई नया फॉर्मूला खुद से बनाया नहीं था, उसने नेचर में पाए जाने वाले एक रिलेशन को डिस्कवर किया था पाइथागोरस ने। उसने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस। अगर ये वो ना करता तो अभी तक तो किसी और बच्चे नहीं कर देना था, बता देना था कि यार ये तो बिहेवियर है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसे होता है, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच इज डेवलप्ड। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज हम भी न्यू बना लेते हैं। जब एक डायग्राम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन निकालते हैं, तो उसके जो डायगोनल्स है, कितने डायगोनल्स बनेंगे जी? n-2 डायगोनल्स बनेंगे, जितनी साइड होगी कम डायगोनल्स बनेंगे। तो ये बिहेवियर्स है, निकाले जा सकते हैं ये। तो मशीन के थ्रू अगर आप उसको जनरल इक्वेशंस बताएं तो उनको कनेक्ट करके पता नहीं कितने कितने न्यू बिहेवियर्स बता सकती है वो नेचर के। जैसे ये नेचर का बिहेवियर है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस ने सिर्फ इस नेचर को क्या किया? डिस्कवर कर लिया कि हाँ ये चीज भी होती है, इसलिए he was the first person to discover it, that is why it is named after him। नहीं समझ आ रही? इसी तरह से लर्निंग की अगर हम बात करें, लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के अंदर दिस इज करेंटली अ वेरी एक्टिव एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई।
Machine learning is said to take place if a system that has a task to perform is seen to improve its performance as it gains experience. जैसे वो चीज़, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, whatever you ask from ChatGPT, it is in fact storing those queries as well and your responses as well. कि if you are satisfied with those answers, or ChatGPT or the database or the people who designed that system, they need to improve their knowledge base. ठीक है, तो वो इनफैक्ट क्या कर रही है, वो सीख भी रही है साथ साथ. तो सीखने के लिए देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स व्हिच आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग, एंड फर्दर ऑन देयर इज अनदर डीप थिंग नोन एज डीप लर्निंग. यू विल स्टडी इट इन A2 लेवल. ठीक है, एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को सिखाने के लिए मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट करती है. मशीन लर्निंग किसको कहते हैं? जैसे एक एल्गोरिथम ना इस्तेमाल करना, सीरीज ऑफ मेनी एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करना ऑन द सेम डेटा एंड चेकिंग द आंसर फ्रॉम द different algorithms. If you get the same answer, algorithm matlab processes. Let's talk about few processes of maths. You can solve algebraic equation using factorization. Okay, let's take your simultaneous equation. You can solve it algebraically. You can solve it matrix method, using matrix method. You can solve it using elimination, substitution. You can solve it using graphical method. They all are different algorithms. ये सारे क्या हैं? different algorithms. Similarly, quadratic की बात करें तो एक तरीका कौन सा था? mid term break, factorization, एक तरीका completing square, एक तरीका formula, एक तरीका graphical method है. क्या ख्याल है? इन तमाम methods को आप इकट्ठा करें, अलग अलग methods perform करें, हर एक को same value दें. देखिए आंसर्स क्या आ रहे हैं. अगर उनके आंसर सेम आ रहे हैं तो उससे मशीन को सिखाएं कि हाँ इसका आंसर यही आएगा. सेम एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं सारे, डिफरेंट आंसर्स आए तो डिफरेंस क्या है. सो दिस इज हाउ यू. और इसी तरह से जब मशीन सीख रही होती है तो सीखते हुए जो साइंटिस्ट है वो साथ जुड़ा हुआ होता है कि वैल्यूज देता है और आंसर चेक करता है, और वो अपनी दुनिया के असूलों के मुताबिक आंसर्स ठीक आ रहे हैं तो उस एल्गोरिथम को ओके कर लेता है. जिसके आंसर्स ठीक नहीं आ रहे उसमें थोड़ी तब्दीलियां करता है कि जिससे आंसर ठीक आने लग जाए. एल्गोरिथम में तब्दीलियां करता है. मैथ्स में आप अपने प्रोसेस में तब्दीली नहीं करता क्योंकि वो 100% सेम आंसर्स आपको देती है. इसलिए प्रोसेस जैसे चल रहे हैं हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ओके, एलिमिनेशन ओके, ग्राफिकल ओके, मैट्रिक्स ओके. समझ आ रही मेरी बात? सारे बेस्ट है. मशीन लर्निंग में क्या होता है, हर एल्गोरिथम से जब डेटा देते हैं, मैथ्स की बात अब छोड़ें, डेटा देते हैं, उनके एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिफरेंट आते हैं थोड़े थोड़े. जो आउटकम असल में आने चाहिए थे, तो जो AI साइंटिस्ट है, डेवलपर है, वो देख रहा होता है कि आंसर ये आना चाहिए था, तो कौन कौन से वाले आंसर इस आंसर के करीब है, कौन कौन से वाले उसके इक्वल है. बात समझ आ रही कि नहीं? जो इक्वल है उसको पॉइंट देता है, क्रेडिट पॉइंट्स देता है. जैसे नहीं आपको अच्छा काम करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो बुरा काम करते हैं तो आपको डांट पड़ती है, तो इस तरह क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाते हैं एल्गोरिथम्स को. क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? तो जब जब वैल्यूज दी जा रही हैं उस एल्गोरिथम को, कितनी दफा उसने सही आंसर्स दिए थे, तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स ज्यादा होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट के नहीं? फिर फ्यूचर में मिसाल के तौर पर सिस्टम इज डिप्लॉयड, फ्यूचर में एक सिस्टम डिप्लॉय हो गया. डिप्लॉय होने के बाद क्या हुआ, फ्यूचर डिप्लॉयमेंट के बाद काम क्या हुआ, पीछे बैठे, पीछे पीछे पीछे. फ्यूचर में क्या हुआ, काम डिप्लॉय होने के बाद जिस एल्गोरिथम के क्रेडिट पॉइंट्स ज्यादा थे वही वाला इस्तेमाल हो जाएगा. क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? वही वाला इस्तेमाल हो जाएगा. एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इसका आंसर अब भी क्या आएगा, दुरुस्त ही आएगा. क्लियर हो रही है? और उसको लॉन्च करने, एल्गोरिथम्स लॉन्च करने से पहले बहुत सारे रिगोरस टेस्ट वगैरह किए जाते हैं. उन टेस्ट्स के अंदर मशीन को सिखाया जाता है कि ऐसे सीखो, ऐसे ना सीखो, ये वाला एल्गोरिथम इस जगह पे अप्लाई करो, ये वाला एल्गोरिथम इस जगह पे अप्लाई ना करो, ये प्लस पॉइंट दो, ये माइनस पॉइंट कर दो. जब जब आंसर खराब दे रहे हैं माइनस करते जाओ उसके पॉइंट्स को. ठीक है? किसमें? बीटा वर्जन तो एक वो है ना कि जो आपको दिया जाता है कि आप टेस्ट करें, आपकी फीडबैक आए, इंसान टेस्ट करे उसको. मशीन नहीं लर्न करे ना, वो तो प्रोग्रामर लर्न कर रहा है, प्रोग्रामर सीख रहे हैं ना. बीटा टेस्टिंग जो सी है वो तो प्रोग्राम डेवलप करने के बाद टेस्टिंग होती है. एक होती है अल्फा टेस्टिंग जो इन हाउस टेस्टिंग होती है. सुनो मेरी तरफ से, सर नहीं हिलाना, नकमे, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए. सुने बगैर सर हिला रहे हो, सेंटेंस पूरा हुआ नहीं, सर तूने पहले हिला दिया. मैं ये बात कर रहा हूं कि जो बीटा टेस्टिंग है वो आप कह लें कि एज अ ट्रायल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड इट इज गिवन टू द यूजर. टेस्ट इट, give the feedback. If this is fine, okay, I will make certain more amendments, the best amendments, and launch it to the public. Public use करे इसको, public use करे. बात समझ आ रही है कि नहीं? अब public use करे, मुझे पैसे दो इसके अगेंस्ट. मेरी बात अंडरस्टैंड करें कि नहीं? ये क्या था सिस्टम?
पहले आपने दिया बीटा टेस्टिंग के, इसने मुझे फीडबैक दिया सर द कलर इज अ बिट, थोड़ा सा डिप्रेस कर रहा है मुझे, सर फलानी जगह जो सी है ना मसला कर रही है, इसको इफ यू कैन इम्प्रूव दिस थिंग, ओके ये भी इम्प्रूव कर लेता हूँ, ये भी इम्प्रूव कर लेता हूँ, अच्छा ये वाला बीटा टेस्टिंग दोबारा, इज इट फाइन, ओके जी फाइन, इसने भी टेस्ट कर लिया, उसको भी दे दिया, इसने भी टेस्ट कर लिया, वही बीटा वर्जन टेस्ट कर लिया, बीटा वर्जन क्या कर लिया इसने, टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, इसने कहा सर वो वाला कलर बेहतर था, जो पहले आपने रिमूव किया वो बेहतर था। तो वी विल जस्ट सी कि व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम द यूजर, दिस इज बीटा टेस्टिंग। समझ आ रही बात है कि नहीं? लर्निंग इज समथिंग एल्स, लर्निंग इज समथिंग एल्स, द डेटा दैट यू एंटर, आप कोई चीज उससे पूछ रहे हैं और सिमिलरली मशीन को सिखाते भी जा रहे हैं कि ये ठीक आंसर नहीं, ठीक आंसर नहीं है। जैसे नहीं आप रीजनरेट का बटन दबाते हैं चैट जीपीटी में, दबाते हैं ना, रीजनरेट से वो लर्न कर रहा होता है, यानी कि पुराना आंसर इसको पसंद नहीं आया, का निकल आया है, तो इसका मतलब है कि एल्गोरिथम में कोई ना कोई मसला है। समझ आ रही कि नहीं? अगर आम इधर से एंटर करो और उधर आम का ही जूस निकले तो मतलब आपका प्रोग्राम ठीक है आम आदमी की नॉलेज के मुताबिक। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आम आदमी नहीं होगा, वो बंदा होगा जो अंदर के कोड का कीड़ा होगा, जिसको कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो हर एक्सपेक्टेड रास्ते से जाएगा। अच्छा व्हाट इफ दिस, अच्छा व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ आई गो फ्रॉम दिस पाथ, व्हाट इफ आई पुट दीज वैल्यूज, व्हाट इफ आई एम अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ यूजर, layman, what if I put these values, what will happen with the program? So white box is getting through every possible path of the program till the end. Black box, you don't have no knowledge of what is inside it. You just put the input, get the output. किस में? ब्लैक बॉक्स में पता ही नहीं है ना अंदर क्या चीज चल रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग जो सी है ना वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। सो लर्निंग का मैंने आपको बता दिया। AI system has access to experience in the form of massive set of data. By the use of appropriate statistical algorithms, the system learns from this data. यहां तक बात समझ आई? मजे की बात बताऊं, आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तवज्जो मेरी तरफ रखिए इस पर। ठीक है, मैं गलती नहीं करने दूंगा आपको। वेबसाइट भी सीख रही होती है, वेबसाइट्स भी क्या कर रही होती है, सीख रही होती है। यार पाकिस्तानी जो उनसे है ना फलानी चीज दराज के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी अलीबाबा एक्सप्रेस पर या पेपॉल पे या क्या नाम है, सॉरी ईबे पे, क्या नाम है, अमेजोन के ऊपर फलानी चीजें जो उनसे है ना बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। सो इनको अब लेट से एक न्यू यूजर आ रहा है, इसको पहले से ही वो चीजें दिखाना शुरू कर दो, रिकमेंडेशंस, इसको पहले से ही वो चीजें दिखाना शुरू कर दो, ज्यादा चांसेस है कि ये परचेज करेगा। क्या ख्याल है? किताबें तो नजर नहीं आनी हमें, किताबें तो नजर नहीं आनी हमें कि हम किताबें खरीदें, हमें तो कुछ और ही नजर आना है। समझ आ रही है बात कि नहीं? हमें मास्क नजर आने इमरान खान के, यही दिखाना है 300 रुपए का मास्क 1800 का हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक वेबसाइट खुद को क्या कर रही होती है, ट्रेन कर रही होती है। तो ये लर्निंग एक समझना है, ये एआई बिहेवियर समझा रहा हूं, देखे ना, कॉपीइंग, इंटेलिजेंट, ह्यूमन बिहेवियर, ऑल एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। लर्निंग किस तरह से? आई टोल्ड यू, वेबसाइट लर्न्स बाय द सर्चेस दैट यू परफॉर्म ऑन द वेब ब्राउजर्स, यूजिंग वेब ब्राउजर्स ऑन देयर वेब सर्वर्स। वो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट निकालती है, आपको एड्स उस तरह के भेज रही होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? यहां तक आई होप आपको समझ आ रही है। ठीक है, कुछ एआई सिस्टम जो है ना इस तरह से भी डिप्लॉय किए जाते हैं जो आपके ईमेल फिल्टर्स के तौर पे काम करते हैं। वो आपका ईमेल आपके कंप्यूटर तक आने से पहले उसको रीड करते हैं, कंप्यूटर तक आने से पहले उस ईमेल को रीड करते हैं और देखते हैं, दे फिल्टर द ईमेल्स आउट इफ द ईमेल्स आर स्पैम ईमेल्स, या ईमेल्स कैसी हैं, लेजिटिमेट ईमेल्स हैं, या स्पैम ईमेल्स है या लेजिटिमेट ईमेल्स है। तो कंप्यूटर पहले से क्या करता है, वो फिल्टर आउट कर लेता है, निकाल लेता है उन चीजों को। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही? आ रही? तो कहने का मतलब ये कि इट इज इजी फॉर द कंप्यूटर टू फिल्टर आउट द स्पैम ईमेल्स फ्रॉम द स्पैम ईमेल्स। कैसी होंगी? जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफा, जो ईमेल्स आ रही होती है रैंडम सेंडर्स के साथ, रैंडम कह लें कि सेंडर्स आपको ईमेल करते हैं जिसका आपके साथ लेन देन कुछ भी नहीं होता। उनके एक पेटेंट तरीका है ईमेल भेजने का, जिसने आपसे कम्युनिकेट करना है
ये किसी ने अपनी कोई चीज़ आपको प्रेजेंट करनी हो, एक डिफरेंट चीज़ है, और कोई आपकी अटेंशन रिक्वायर कर रहा है, आपसे किसी लिंक पर क्लिक करवा रहा है, आपको कोई कह लें फाइल डाउनलोड करवा रहा है, आपके ओपन करने से पहले ही आपकी फाइल को एंटीवायरस के थ्रू स्कैन करके बता दिया जाएगा जी पहले फिल्टर आउट करो, ठीक नहीं है ये चीज़। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? यहां तक कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें। है वो सवाल? इम्पैक्ट ऑफ एआई आते हैं जरा। एआई का इम्पैक्ट क्या है? एआई का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट किसको बोलते हैं? उससे होने वाला असर, असरात, पॉजिटिव असरात भी हैं और बहुत नेगेटिव असरात भी। बस मेन ये बातें याद रखनी है। वैसे एक बात है, बैक इन 1980s ये जो साइंस फिक्शन ऑथर्स एंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते थे 1980s के दौर के, उनकी मूवीज़ अगर आप देखें या 90s के दौर की मूवीज़ आप देखें साइंस फिक्शन, आपको बहुत सारी चीज़ें भी रियलिस्टिकली भी महसूस होंगी। ऐसा है कि नहीं? गैजेट्स के एतबार से बात कर रहा हूँ मैं। किसके एतबार से? गैजेट्स के एतबार से बात कर रहा हूँ। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको लगेंगी यार अभी उसी तरह से चलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो साइंस फिक्शन मूवीज़ वाले जो ऑथर्स होते हैं उनके साथ कुछ टीम्स इंटीग्रेटेड होती हैं जो रिसर्च एंड R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है। जब एक मूवी हिट होती है तो हिट होने के बाद पैसे किसको मिलते हैं? उसको ज़्यादा मिलते हैं जिसने पैसे लगाए होते हैं। तो अगर हिट नहीं होती तो नुकसान भी किसको होता है? जिसने लगाए होते हैं, प्रोड्यूसर होता है ना वो। डायरेक्टर इतनी पैसे, उसकी भी शेयर। इसी तरह से जो आर्टिस्ट होते हैं, हीरो हीरोइन, उनका भी एक होता है कि एक गिवन अमाउंट उन्होंने लेनी है और उसके बाद उसके ऊपर भी एक थोड़ी सी अमाउंट उन्होंने और चार्ज करनी है। कुछ लोग होते हैं मूवी हिट हो या ना हिट हो मुझे 50 करोड़ मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मुझे 20 करोड़ दे दो और जो जितनी भी मूवी की बिजनेस होगा उसका 5% मेरा, ठीक है। अब मूवी मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा हिट होगी तो उसकी कीमत 100 करोड़ तक भी जा सकती है समटाइम्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से भी सिस्टम चलता है। तो खैर मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ। जो पुराने ऑथर्स बना रहे थे साइंस फिक्शन मूवीज़, अब वो बहुत ज़्यादा रियल होने लग गई हैं। रोबोट्स क्या करते हैं? रोबोट्स की एक चीज़ जो सी है वो चीज़, तीन चीज़ें यूज़ जहन में रखनी होती है कि ये इंसान को किसी तरह से नुकसान ना पहुँचाए। इट शुड नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग थ्रू एनी एक्शन और एनी टाइप ऑफ इनएक्शन। समटाइम ऐसा ना कि इंसान उसके सामने किसी मतलब मिसाल के तौर पे उसको जल आग लग रही है किसी इंसान को, तो रोबोट खड़ा खड़ा उसको देखता ना रहे। अगर उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि कोई वो फायर एक्सटिंग्विशिंग कर सकता है या कोई ऐसा सिस्टम पानी शानी के जरिए, तो वो उसको आके बचाए, नुकसान भी ना दे, और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको आके बचाए। पहली बात आइडियलिस्टिकली बातें कर रहा हूँ, ठीक है। द रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन बीइंग विदाउट क्वेश्चनिंग कि वाई, क्यों, ठीक है। इसी तरह रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस इट कन्फ्लिक्ट्स विद द इनिशियल रूल के इंसान को नुकसान पहुंच रहा हो तो वो खुद को ना बचाए, इंसान को बचाए, ठीक है। अदरवाइज वो अपने आप को क्या करे? सेव करे अपने आप को, ठीक है जी। अभी तक तो वैसे बहुत ज़्यादा जगहों में एआई इस्तेमाल हो रही है, जैसे मेडिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शंस के अंदर एआई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अभी जो चीज़ें हमें पता नहीं है 30 साल बाद क्या होना है, एआई बेस्ड अपॉन द डेटा, बेस्ड अपॉन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट कर रही है वो, ठीक है। इसी तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल एआई क्या कर रही है? ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। मुताहर आएगा ये बजूका यहाँ से। फिर आर्टिफिशियल लिम्ब टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइम मैंने खुद अभी लेफ्ट हाथ से फेंके, मैं राइट से फेंकूंगा और उसको मैं यहाँ से फेंकूंगा ना तो फिर एग्जैक्ट निशाने पे भी लगेगा ये। अच्छा, जो आंखों की जो सी ये जो वो होती है डिपार्टमेंट होता है मेडिकल में, क्या बोलते हैं? ऑफ्थल्मोलॉजी है, चलो बस आई स्पेशलिस्ट, ऑफ्थल्मोलॉजी पता नहीं इस तरह कुछ बोलते हैं उसको। उनमें जो उनसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं आंख के लेजर के, उसमें इंसान नहीं इन्वॉल्व होते, मशीन इन्वॉल्व होती है। रिस्क फैक्टर नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा होता है रिस्क फैक्टर। इंसान के हाथ, इंसान हाँ उसकी मूवमेंट हाथ की जो उसी ने लेज़र कंट्रोल नहीं कर, लेज़र इसलिए मशीन ही कंट्रोल करती है।
तो मशीन जब उस लेजर को कंट्रोल करती है ना, तो हम मशीन पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। तो मेडिकल प्रोसीजर में लाइक आई ऑपरेशंस विच इन्वॉल्व लेजर टेक्नोलॉजी, मशीन इज डूइंग बेटर देन सर्जन, बट स्टिल सर्जन साथ होता है ताकि कोई टेक्नीशियन ही बाकायदा डॉक्टर होता, कोई ऊंच नीच हो जाए उसको पता होनी चाहिए चीज़। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं जी वेरी डेंजरस थिंग, रिसर्च, एआई की रिसर्च ने प्रेडिक्ट किया बाय द एंड ऑफ 2030 400 million to 600 million jobs are going to be lost। 400 million से 600 मिलियन जॉब्स क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी ग्लोबली। पूरी दुनिया में 600 मिलियन जॉब्स क्या मशीनें करेंगी फिर वो काम। 600 मिलियन लोगों की जॉब्स कौन करेगा, मशीन। 60 करोड़ लोग, कितने करोड़, 60 करोड़ लोगों की जॉब्स मशीनें करेंगी। इस तरह की मशीनें डेवलप हो जाएंगी। तो वन ऑफ द वेरी बिग वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जो कि आई है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू स्विच देयर जॉब्स चेंज करनी पड़ेंगी उन्हें अपनी। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? सो ये एक सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है इसकी। ड्राइवरलेस व्हीकल्स का मैंने बता दिया, ड्राइवर्स की छुट्टी, डॉक्टर्स का भी मैंने बता दिया। ऑटोनोमस मैकेनिकल प्रोडक्ट्स अगर बन गए, रोबोट्स बन गए, रोबोटिक डिवाइसेस बन गई, ड्राइवरलेस कार्स बन गई, ड्राइवरलेस ट्रेन्स बन गई, ठीक है, ऑटोमेटिक ड्रोन्स आ गए, ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या करेंगी, इंसानों की छुट्टी वहाँ से होती जाएगी, ठीक है। वो वल्नरेबिलिटीज़ अलग है कि उनमें वैल्यूज़ क्या क्या, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ऑन गोइंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कुड बी हाई, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, इनिशियल पेमेंट उसकी ज़्यादा होगी। टेक जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है विल बी द टास्क ऑफ ओनली एक्सपर्ट पीपल, ठीक है, वो एक अलग बातें हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या है उसका सोसाइटी के ऊपर। तो जी बोलें। अभी फिलहाल अफोर्डेबल नहीं है, एक वक्त में मोबाइल फ़ोन भी अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन आजकल हर किसी ने वो 3 आंखों वाला दजाल अपने पास रखा हुआ है। ऐसे ही है कि नहीं? तो किसी भी कंट्री के अंदर ये चीज़ मैनेज तो की जा सकती है ना। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो हाउ मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज डू यू हैव करेंटली है, कम है ना। तो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों को मिल रही, तो जो ऑलरेडी कम है, और वो अगर मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में, मैंने फैक्ट्री ओनर हूँ, मैंने बहुत सारे काम मैंने 50 लोगों से ले रहा हूँ, अगर उसके लिए मैं 10 मशीनें रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं महंगी खरीद लूँगा 10 मशीनें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो 10 मशीनें एक साल में मेरा पूरा पैसा पूरा कर देंगी। काम 50 लोगों का कर रही हैं, 10 मशीनें 50 लोगों का नहीं करती, उनसे बहुत ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 साल वाले पैसे मुझसे एडवांस में ले लें वो, लेकिन मुझे पता है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है 20 साल है, मुझसे पेंशन भी नहीं मांगेगी, ये बीमार भी नहीं होगी, हुई तो सिर्फ उसको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, फ्री मेंटेनेंस का वारंटी हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इन द लॉन्ग रन मुझे फ़ायदे में ही देगी ये। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? छुट्टियाँ भी नहीं करेगी। हाँ हाँ, वही ना कि जैसे कह रहे हैं कि कोविड आया तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम, फिर सैलरीज भी दी कुछ लोगों ने, और फिर कुछ लोगों ने कहा भाई हमारी बस होगी, काम है नहीं तो हम पैसे कहाँ से दें आपको, ठीक है, काम है नहीं तो पैसे कहाँ से दें। तो इस सिचुएशन को जहन में रखते हुए क्या हुआ था फिर, अगर रोबोट होता तो वो तो काम करता रहता ना, अब उससे काम लेते रहते। क्या ख्याल है? ठीक है, विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड, सही है ना। सो फिर हमें SSG कमांडोज की भी ज़रूरत ना पड़ती, रोबोट सारा काम करते हैं। सोचे रोबोट को गोली लग जाएगी, रोबोट कुछ भी नहीं, रोएगा भी नहीं, ऐसा ही है कि नहीं। आप टांग रिप्लेस कर दें उसकी, जैसे आप गाड़ी का टायर रिप्लेस करते हैं, इजी है कि नहीं। तो मुस्तकबिल में क्या होगा, हो सकता है कि हमारे जो कह लें कि लोग हैं वही इस तरह की मशीनों को ना आने दें, जिस तरह से अभी 3D प्रिंटर्स को अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन दुनिया की तरफ देखें ना, ग्लोबली बात कर रहा हूँ। हमारा चैलेंज किसकी, इंसान ने बेहतरी करनी होती है तो खुद से बेहतर चीज़ को देखता है, तो ग्लोबली हम इसलिए उसको देखते हैं। अक्सर में ऑलरेडी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है, तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए इंसान कहता है कि यार क्या किया जाए, मुस्तकबिल कहाँ पे लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है। अभी मैं आपसे पूछूँ जी बाहर किस किस ने जाना है, गिव यू द वीज़ा, आई गिव यू द टिकट, कौन नहीं जाएगा?
नहीं जाओगे, चलो 99% लोग जाएंगे, ठीक है। वो नहीं, एक जरासीम होता है सेफ गार्ड, जिसको मारते हैं ना 100% जरासीमों में से 99 मर जाते हैं, 1% रह जाता है। ये वो 1% जरासीम है। मेरे पास मजाक कर रहे हो यार, ठीक है। मैं तो जाता हूँ यार, मुझे तो बड़ा मजा आता है बाहर जाते हुए। मैं पहले से वीज़ा वगैरह टिकट लेकर रख लेता हूँ अपना, तो जिस मोमेंट में मैं फ्री होता हूँ मैं जस्ट निकल जाता हूँ। परमानेंटली की नहीं, वैसे ही देखा वो जरासीम हमारी वाली पलटा पर सेकंड टाइम वॉश किया ना तो वो एक वाला भी मर गया। तो जनरली मैं ये बात कर रहा हूँ कि वैसे घूमने फिरने की बात करें परमानेंटली, तो यार दिस कंट्री इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप सीट बेल्ट के बगैर भी आप जाए ना तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, बाहर जाए ना तो चालान हो जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो इसलिए मैं जनरल बातें हैं, इफ़ यू आर अ गुड सिटीजन, आपके लिए दुनिया का हर कोना ही अच्छा है, ठीक है। हर वो जगह बेहतर है जहाँ पे आप अपने मज़हब को फॉलो कर सके, जहाँ पे आपके माँ बाप हों, बेस्ट प्लेस टू लिव। क्या ख्याल है जी? इंसान की एफिलिएशन जहाँ पे आपके दोस्त होंगे, जहाँ पे आपकी फैमिली होगी, मुल्क जो मर्जी हो, बेशक आप कीनिया चले जाएं, यू विल लाइक इट। समझ आ रही है? इस जॉबलेसनेस से क्या हो सकता है, और पूरे दुनिया में ना एक सिविल अनरेस्ट डेवलप हो सकता है। यार ये बंदा डिजर्व नहीं करता, इसके पास मेरे से ज़्यादा चीज़ें हैं, डाके, चोरियाँ, कह लें कि एंजाइटी, डिप्रेशन, क्राइम का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें फिर वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो बाद में अराइज करती हैं। हक तलफी, हकूक सल्बी, मुश्किल उर्दू हो गई, किसी के हक की तलाफी करना, हक किसी का खाना, किसी का राइट छीनना उससे। तो आपको ऐसे इस तरह से एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी फिर जो लोगों के क्या कर रही होगी, हकूक के ऊपर कब्जा कर रही होगी, और आपको लगेगा कि यार ये तो हक मेरा था, ये किसी और को मिल चुका है ये हक। सर्वाइवल ऑफ द, लिटरली सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट वाली बात आएगी फिर। जो हर चीज में बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज क्या होंगे, अंडर प्रिविलेज्ड या लेस प्रिविलेज्ड लोग क्या करेंगे, सप्रेस हो जाएंगे। वो तमाम नेशंस क्या करेंगी, सप्रेस कर जाएंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट के अंदर बता दिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बताया। एआई जब डेवलप होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग विच आर एसोसिएटेड विद द सेम जॉब्स, दे विल बी रिमूव्ड, और जो केसेस होंगे उनके बेस पे जो फैसला लिया जाएगा वो मुख्तलिफ किस्म का फैसला भी लिया जा सकता है, अच्छा भी या बुरा भी, या कोल्ड फैसले भी लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। करप्शन को कम किया जा सकता है। इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या हो सकता है, सारी चीज़ें कह लें कि साइबर थ्रेट्स के लिए हमेशा एक्सपोज्ड ही रहेंगी। ये चीज़ें सारी साइबर थ्रेट्स के लिए हमेशा एक्सपोज्ड ही रहेंगी। क्या ख्याल है? ठीक है। एक वो जो 2016 के इलेक्शंस हुए थे उसकी एक मिसाल देता हूँ। 16 के 18 के नहीं, हमारे नहीं, यूएस के। यूएस के जो 2016 के इलेक्शंस हुए थे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड by the fake account, social media accounts as well. ठीक है। You may remember the Cambridge Analytical scandal in 2018, which hinged around potential misuse of data obtained from social media company. Nearly 90 million profiles क्या हुई थी, चोरी हुई थी। 90 million profiles has been used by the company, leading some people to believe it had influenced कुछ लोगों, मतलब देखें ना, अब जिस तरह भी इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ लोग होते हैं वो नून लीग के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो पीटीआई पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो दैट जब हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ठीक है, तो हम उससे कुछ काम निकलवाएंगे, हम उसकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, हम लॉ मेकर्स का हिस्सा बनेंगे। तो इस तरह से बहुत सी कंपनियों को धोखा भी दिया गया था, जस्ट बाय गिविंग फेक, यू कैन से स्टैटिस्टिकल डेटा, प्रोवाइडिंग फेक स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड अपॉन दोज प्रोफाइल्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला बना था। खैर, एआई को अच्छे तरीक़ों से भी यूज़ किया जा सकता है, बुरे तरीक़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक था हमारा पूरा एआई का टॉपिक। आई विल गिव यू द नोट्स